नमस्कार, डिजाइनर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय। जेपी नड्डा साहब ने अभी हाल ही में अपनी जो टीम गठित की है उसमें बहुत सारे दिग्गज नेताओं को शुमार नहीं किया है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अपने स्थान पर कायम है। मध्य प्रदेश में और देश में ऐसी चर्चा थी कि शायद इस बार कैलाश विजयवर्गीय को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन अनहोनी को होनी कर देना और होनी को अनहोनी कर देना ही शायद कैलाश विजयवर्गीय का काम है। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। बंगाल जीतने का दायित्व सौंपा गया है। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के साथ साथ मध्य प्रदेश में उपचुनावों में भी कमान संभाल रहे हैं और खासकर मालवा निमाड़ की 7 सीटों पर वो रणनीति बना रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और प्रचार के मुख्य बिंदु में शामिल है। कैलाश विजयवर्गीय जिनकी छवि है साफ साफ बोलने की, खरी बोलने की और डटकर मुकाबला करने की, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मालवा निमाड़ की 7 सीटों पर तो मिल ही रहा है, लेकिन उसकी धमक और गूंज चंबल के बीहड़ों में भी सुनाई दे रही है। कैलाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर प्रतीक जी। कैलाश जी, हाल ही में भोपाल में एक मुस्लिमों ने बड़ी रैली की फ्रांस के मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में, और जब कोविड की धाराएं लगी हुई हैं, इस तरह की भीड़ इकट्ठी करने की अनुमति नहीं है। आरिफ मसूद जो कांग्रेस के विधायक थे उनको शायद 30 लोगों की अनुमति दी गई थी, लेकिन वहां 30,000 40,000 मुस्लिम इकट्ठे हुए फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उसके विरोध में। लेकिन वही मुस्लिम खामोश रहते हैं। फरीदाबाद में निकिता तोमर को तौसीफ द्वारा सरेआम गोली मारी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी भारत के मुसलमानों को चाहिए कि वे भारतीय हैं इस बात को प्रमाणित करें, क्योंकि कई बार इस प्रकार की घटनाएं होती कि लगता है कि भारत में रहने वाला मुसलमान भारतीय है या नहीं है, ये प्रश्न पैदा हो जाता है। अब जैसे फ्रांस की घटना हुई, फ्रांस हमारा मित्र देश है, वहाँ की घटना के लिए आप इस प्रकार भोपाल में आंदोलन करेंगे, ये बिल्कुल गैरवाजिब है और सरकार ने कैसे होने दिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कैसे हुआ ये, और इस प्रकार जो उसके लीड करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस के विधायक है वो। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। विधायक तो भगवान थोड़ी है, कोई कानून अपने सर पे लेके चलेंगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है इस वक्त इस तरह के आंदोलन करवाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाह रही है, मध्य प्रदेश की फिजा खराब करना चाह रही है? निश्चित रूप से ऐसे लोग, ऐसे तत्व प्रदेश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और इसको सरकार को बहुत ताकत से दबाना चाहिए। और मेरा तो मैं कल से मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश कर रहा था, सुबह भी मैंने फ़ोन लगाया पर बात नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली। मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल इसके ऊपर सख्ती से पेश आना चाहिए और वो कोई भी हो, इस प्रकार की मानसिकता को कुचलना पड़ेगा। हरियाणा में आपकी सरकार है, आप वहाँ के प्रभारी रहे, आपके नेतृत्व में चुनाव में जीत हासिल हुई वहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर। वहाँ पर फरीदाबाद में निकिता तोमर नामक एक बच्ची को तौसीफ अहमद जो वहाँ के नूह के विधायक है, उनका भतीजा है, कांग्रेस के विधायक है, उनका भतीजा है, वो लव जिहाद के तहत खुलेआम गोली मार देता है। और बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों के लोग, बड़े बड़े राजनीतिक नेता जो हाथरस में उबाल खा रहे थे वो वहाँ शांत हैं। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, एक गैंग काम करती है जो पुरस्कार लौटाने वाली गैंग है, एक कैंडल मार्च करने वाले लोग हैं जो छोटी छोटी बात पे कैंडल मार्च करते हैं, पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। हरियाणा में हो गई, लगातार बंगाल में हो रही है। कभी इनकी कैंडल बाहर नहीं निकलती है, कभी इनके पुरस्कार के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाए तो आसमान सिर पर उठा लेंगे, बंगाल में कुछ होगा तो ध्यान ही नहीं देंगे। हरियाणा में इतनी बड़ी घटना हो गई, किसी ने एक बयान तक नहीं दिया, यहाँ तक कि कांग्रेस के नेतृत्व ने एक ट्वीट तक नहीं किया। किसी भी नेता ने कि एक बालिका की इस प्रकार सूट करना, और एक ट्वीट तक नहीं। तो ये एक राजनीतिक दलों का पक्षपात है समाज के अंदर कि कुछ लोगों के लिए बड़ा रिजर्वेशन, दोहरा चरित्र। क्या आप बंगाल का जिक्र कर रहे थे, क्या बंगाल में अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता है?
बहुसंख्यक सांप्रदायिकता के बारे में तो बहुत शोर उठता है देश में, बहुसंख्यक कट्टरता के बारे में तो बहुत शोर उठता है, लेकिन अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के बारे में हम खामोश हो जाते हैं। क्या अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता स्वीकार है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता स्वीकार नहीं है? ये फंडा चल रहा है देश में। देखिए, बहुत साफ कहना चाहता हूँ प्रतीक जी मैं कि इस देश के अंदर तुष्टीकरण, अब जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक था, उसको बाहर निकाल दिया, अपने ही देश के अंदर वो शरणार्थी हो गया। कांग्रेस ने या किसी दल ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उनको शरण दी, उनके पक्ष में बोले। उन्होंने कहा कि हम धारा 370 हटाएंगे, आपको फिर इस्टेब्लिश करेंगे वहाँ पर। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री ने धारा 370 हटाकर अब वहाँ उन लोगों को बसाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। 2 दिन पहले निर्णय हुआ कि आप चाहे तो वहाँ जमीन खरीद सकते हैं। आप खरीदने वाले कश्मीर में जमीन? मैंने तो अभी सोचा नहीं है, पर लोग खरीदेंगे, मुझे मालूम है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली के और बॉम्बे के जो वहाँ पे ज़मीन खरीदेंगे। बोले थे हम तो खरीदेंगे भले कुछ भी हो जाए, तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे ज़मीन वहाँ पर, और होना चाहिए, क्यों नहीं। हम जब सारे दुनिया के अंदर, सारे देश के अंदर ज़मीन खरीद सकते हैं, जम्मू कश्मीर क्यों नहीं खरीद सकते थे? तो ये जो उस समय का निर्णय था वो बहुत गलत था, और इसी कारण अलगाववादी ताकतें जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुई। और आज देखिए, मुझे याद आता है, आपको भी स्मरण होगा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जी। और तिरंगा यात्रा निकाली थी। उस तिरंगा यात्रा, नरेंद्र मोदी जी उसके संयोजक थे। उस तिरंगा फहराने के लिए मिलिट्री का सहारा लेना पड़ा था उनको, लाल चौक पे। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जम्मू कश्मीर के हर पंचायत पे स्थानीय नागरिक तिरंगा फहरा रहे। और यहाँ तक कि पीडीपी के साहिबा ने जब ये कहा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे, तो उनके ही दल के लोगों ने पीडीपी के खिलाफ बगावत कर दी। तो ये जो राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने किया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन अभी तो जो लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, उनको गोलियां मारी जा रही हैं आतंकवादियों द्वारा। तो कुलगाम में 3 भारतीय जनता पार्टी के युवा नेताओं को गोली मार दी गई। देखिए, आप पिछले सिर्फ 1 वर्ष के अंदर आप देखेंगे कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गोली से हत्या की गई, कितने साधुओं को पीटा गया। ये जो एक मानसिकता, एक ट्रेंड देश के अंदर हो रहा है, इसके ऊपर बहस होना चाहिए। केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मार दिया था, बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाता। थाने से 200 मीटर दूर हत्या हो गई। हाँ, बंगाल में। आप वहीं थे उस समय? सामने बिल्कुल रोड, इस रोड पे थाना है, इस रोड पे हत्या हो गई, बिल्कुल रोड क्रॉस करने के बाद हत्या हो गई, बिल्कुल सामने था। वो आपका पार्षद था? वो हमारा पार्षद था, 2 बार का, बड़ा दबंग लड़का था, और उसको शूटर हायर करके और उसको मारा गया। सर, आपकी केंद्र में सरकार है। इंदिरा गांधी होती तो अब तक पश्चिम बंगाल में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है उन्होंने कई जगह पे। आपकी सरकार बंगाल को लेकर इतना डरती क्यों है? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती? खुद ममता बनर्जी, जब आपकी रेल मंत्री थी अटल जी की सरकार में, तब खुद ममता बनर्जी ने संसद में ये कहा था कि पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बिना निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। वो ममता बनर्जी अब वहां पर हैं, उनका पुराना बयान आपके पास है। केंद्र में मोदी और शाह साहब जैसे दमदार 56 इंची सीने वाले नेता हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या परेशानी है? प्रतीक जी, हम लोग डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं। एक चुनी हुई सरकार को भंग करना, हम सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका विरोध किया है। पर परिस्थितियां अगर ऐसी बन रही है, मतलब मैं एक जवाबदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि वहां पर बिना राष्ट्रपति शासन लगाए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। जिस प्रकार नौकरशाही का राजनीतिकरण और अब नौकरशाही का अपराधीकरण भी हो गया, अब नौकरशाही अपराधियों के साथ मिलकर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रही है। इसलिए अब बहुत ज़रूरी हो गया। और मैं समझता हूँ पिछले दिनों गृह मंत्री जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी, आपने देखा होगा एक चैनल पे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बिगड़ गया है, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, पर हम उसका संवैधानिक रूप से परीक्षण करने के बाद ही कुछ टिप्पणी कर सकेंगे। तो मुझे लगता है उनकी बातें सारी संज्ञान में है। गवर्नर से उन्होंने चर्चा भी की है। जगदीप धनखड़ तो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ स्थितियाँ खराब हो रही हैं। हाँ, वो तो हमेशा कह रहे हैं। उन्होंने तो बहुत दुख, एक दिन तो मैं मिलने गया था उनसे, तो उन्होंने तो बड़ी चिंता व्यक्त की कि आप कैसे घूमते हैं, मुझे तो
आपके ऊपर कभी कभी चिंता होती है कि आप किस प्रकार सरेआम घूमते हैं। क्योंकि वो संभवतः पश्चिम बंगाल देश का ऐसा पहला राज्य है जहां राज्यपाल किसी शिक्षा संस्थान में गया और वहां गो बैक के नारे लगे हों और उसकी खिलाफत हुई हो और उनको पुलिस के साये में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को शांति निकेतन से निकालना पड़ा हो। सर विधानसभा के अंदर वो गए, विधानसभा अध्यक्ष को सूचना देकर गए कि मैं विधानसभा भवन आ रहा हूँ। वास्तव में देखा जाए तो सरकार चलती गवर्नर के हस्ताक्षर से, विधानसभा चलती है उस एजेंडे को पारित करता है गवर्नर। एक तरीके से संवैधानिक रूप से विधानसभा का मुखिया राज्यपाल है। वह राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को चिट्ठी लेकर विधानसभा में जाता है। विधानसभा अध्यक्ष नहीं मिलते, सचिव नहीं मिलते, वो दरवाजे के सामने खड़ा होता है, फिर दौड़ के चौकीदार आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। आप समझ सकते हैं ये देश या दुनिया में कहीं संभव है कि महामहिम राज्यपाल पत्र लिख कर जाएँ और कोई उनकी अगवानी करने नहीं रहे। ये पश्चिम बंगाल में होता है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी मैं और आप बात कर रहे हैं प्रतीक जी, हमारा एक कार्यकर्ता है मदन गोरई, 13 तारीख को उसकी पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। 15 तारीख को पोस्टमार्टम करके पुलिस ने उसके परिवार को लाश सौंपने गए तो उन्होंने कहा भाई क्या हुआ पहले हमको बताओ। तो उन्होंने कहा कि इसकी मौत हो गई। तो बोले हम फिर से पोस्टमार्टम कराएंगे, मना कर दिया प्रशासन ने। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट की एकल बेंच ने राज्य शासन को आदेश दिए कि आप इसका पोस्टमार्टम करिए। शाम को चीफ जस्टिस के पास राज्य शासन ने एप्लीकेशन लगाई। रात को 7 बजे डबल बेंच बैठी। डबल बेंच ने उस ऑर्डर को स्टे किया और कहा एक बार फिर से एकल बेंच सुने। एकल बेंच ने फिर से सुनकर और राज्य शासन को निर्देश दिए कि आप इसका पोस्टमार्टम करिए, वीडियोग्राफी करिए, उसके 3 डॉक्टर मिलके करें और इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजिए। ये ऑर्डर हुआ है 18 तारीख को। 18 तारीख से आज तक, आज दिनांक तक उसकी लाश मर्चेरी दिन हो गए, मर्चेरी में पड़ी। आज 17वां दिन है, मर्चेरी में पड़ी हुई, उसकी लाश नहीं मिली। उसका दोष सिर्फ इतना सा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हाईकोर्ट की डबल बेंच का आदेश राज्य सरकार ने पालन नहीं कर रही। हमने कंटेम्प्ट लगाया चीफ जस्टिस के पास कि भाई ये उसकी लाश अभी तक पड़ी हुई है। उसकी पत्नी की उम्र 38 साल की, उसके बेटे की उम्र 13 साल की। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे उसके घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है 17 दिन से। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या हो रहा है। आपके माध्यम से मैं तो न्यायपालिका से भी कहना चाहता हूँ कि आखिर गरीब को न्याय कैसे मिलेगा। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए कैलाश विजयवर्गीय खुद व्यक्तिगत तौर पर क्या करते हैं? हम जाते हैं, मैं कल जा रहा हूँ, अभी यहाँ सीधा कलकत्ते जाऊँगा, कल उसके घर जाऊँगा, जाके चर्चा करूँगा और आवश्यकता हुई तो आंदोलन करेंगे हम। और मैं तो आपके माध्यम से कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को न्याय कैसे मिले। डबल बेंच के आदेश को अगर राज्य सरकार नहीं माने तो गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? ये तमाम मुद्दे हैं विधानसभा में जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे ममता बनर्जी के खिलाफ, तब ये तमाम मुद्दे हैं आपके, या आप वही मुद्दे पे लड़ेंगे मुसलमान और हिंदू? नहीं, ये सब मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे हैं। बेरोजगारी मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। तूफान का 1000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ने भेजा, आज तक हाईकोर्ट ने कहा कि कहाँ बांटा आपने, मुझे सूची दो। कभी तक सूची नहीं दी उन्होंने। यहाँ तक कि अभी कोविड-19 चल रहा है, उसको लेकर जो केंद्र सरकार ने सहायता दी उसकी बंदरबाट हो गई। उसमें खरीदी में लगभग 2000 करोड़ की खरीदी हुई, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। जो प्रधानमंत्री 6000 किसानों को पहुंचाते हैं हर साल, सिर्फ बंगाल को नहीं मिलता। बंगाल में उसकी प्रक्रिया ये है कि केंद्र सरकार राज्य शासन से कहती है कि आपके किसानों की सूची भेजिए हमें और उनका अकाउंट नंबर भेजिए, हम उनके अकाउंट में सीधा पैसा देंगे। बंगाल को सूची नहीं भेजता आप? बंगाल सूची नहीं भेजता है। अभी जब हमने आंदोलन किया, हमने महामहिम राज्यपाल को, किसानों ने ज्ञापन दिया वहाँ के, तो उन्होंने कहा एक शर्त है कि आप पहले हमारे खाते में डालिए राज्य शासन के, हम बांटेंगे उसको। उसमें भी उनको कट मनी चाहिए। हर कट मनी नहीं, कमीशन, हर चीज में वहाँ पर कमीशन है। कट मनी, ये कमीशन कौन लेता है? सब टीएमसी के कार्यकर्ता, सब ऊपर, नीचे से ऊपर तक जाता है। ममता बनर्जी शामिल है? ममता बनर्जी के भतीजे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मिस्टर अभिषेक बनर्जी, जिसकी अनुपातहीन संपत्ति की मैंने ईडी में शिकायत भी की है, वो सब इस प्रकार का पैसा कलेक्ट करते हैं। वो सांसद हैं। कैलाश जी, जब
जेपी नड्डा साहब की टीम गठित होने वाली थी आपके रास्ते, तब बहुत चर्चा थी कि मोदी जी आपसे नाराज हैं, आपका नाम कटने वाला है, आपको इस बार महासचिव नहीं बनाया जाएगा, आप टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। लेकिन बहुत बड़े बड़े दिग्गज टीम से ड्रॉप हुए, चाहे वो अनिल जैन हो, राम माधव हो, मुरलीधर राव हो, विनय सहस्त्रबुद्धे हो, बड़े दिग्गज नाम जो संघ के थे वो कुछ दूसरे कारणों से छूटे होंगे, आप वापिस आ गए। ये मैनेजमेंट क्या है? कोई मैनेजमेंट नहीं। देखिए, मैंने तो आज तक कभी भी, प्रतीक जी, मैंने तो पहले से, मतलब पहली बार विधानसभा का टिकट मिला जब भी मांगने नहीं गया, आज भी मुझे महामंत्री बनाया तो मैं किसी से नहीं मिला। मतलब इवन मैंने धन्यवाद भी नहीं दिया कि आपने मुझे महामंत्री बनाया इसलिए धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा काम के, मैं काम कर रहा हूँ, आप नहीं समझोगे। ये चर्चा क्यों उठी बार बार कि आपको ड्रॉप किया जा रहा है? आपको पूरे मध्य प्रदेश में बहुत चर्चा थी कि आपको इस बार मोदी जी नाराज है आपसे। ये परसेप्शन कौन खड़ा करता है कि मोदी जी आपसे नाराज हैं? मेरे बहुत सारे आपके जैसे मित्र पत्रकार हैं जो सिर्फ मेरे ही पीछे, बड़े मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे पीछे स्टोरी बनाते रहते हैं यहाँ दिल्ली। तो अच्छा है, मैं तो उसको भी अपना प्रचार मानता हूँ कि नहीं, वो आपने एक शेर सुना दिया था पत्रकार मित्रों को कि दुश्मन सलामत रहे वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। तब से वो आपके ऊपर ज्यादा प्रेम रखते हैं। हमेशा कहता हूँ मैं तो कि दुश्मन तो सलामत रहना चाहिए और जंग जारी रहना चाहिए, आदमी उससे सचेत रहता है। तो ये जो जेपी नड्डा साहब ने टीम बनाई है, इसमें जो नई टीम है, कुछ नए लोग लिए हैं, कुछ पुराने लोग लिए हैं, ये टीम किस लक्ष्य को लेकर काम कर रही है? जेपी नड्डा चूंकि युवा हैं, आपने उनके साथ युवा मोर्चा में भी काम किया, विद्यार्थी परिषद में भी काम किया है उनके साथ, क्या केमिस्ट्री है आपकी उनकी? देखिए, नड्डा जी से तो हमारी पुरानी मित्रता आप जानते हैं। वो जब युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, और तब से हमारी मित्रता है, बड़े पारिवारिक संबंध है हमारे। और उसके बाद मध्य प्रदेश के दामाद भी हैं वो। मध्य प्रदेश के दामाद भी है वैसे भी। और वैसे भी मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, तो मैं उत्तराखंड, हिमाचल जाता रहता हूँ परिवार के साथ। उनके परिवार के साथ हम लोग 1-2 दिन मनाते थे पहले। पर उनकी काम करने की शैली बहुत ही लो प्रोफाइल में रहना और हाई प्रोफाइल काम करना, ये नड्डा जी की विशेषता है। अब हमारा लक्ष्य है 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके लिए पूरा मैदान तैयार करना, क्योंकि संगठन के माध्यम से हमने हमेशा अपनी एक अच्छी शतरंज की बिसात बिछाई है, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाला लोकसभा का चुनाव 2024 का है, उसमें जो राज्य हमारे कमज़ोर है वहाँ पर हम अच्छे पैर जमाएं, जो हमारे राज्य हैं वहाँ पर और अच्छी तरीके से हम ज़्यादा सीट कैसे ले सकें। तो ये सब हम पूरा देश का प्लान अभी से बनाना चालू करेंगे। अमित शाह बड़े एग्रेसिव अध्यक्ष थे जिनके साथ आपने खूब काम किया, और उनकी शैली हमेशा विवादों में रही, चर्चा में रही। और ये अमित शाह के बारे में तो मजाक में कहा जाता था कि उनका बस चले तो वो तो पाकिस्तान में भी भाजपा की सरकार बनवा दें। लेकिन नड्डा साहब को शांत संयत माना जाता है, वो उतने एग्रेसिव नहीं है। आपका स्वभाव भी अमित शाह से मेल खाता है, आप में भी एग्रेसिवनेस ज़्यादा है। तो नड्डा साहब और अमित शाह के बीच में किस तरह से जो अंतर है उनकी शैली का, आप उसमें कैसे तालमेल बिठाएंगे, किस तरह से आप उसको सामंजस्य करेंगे? देखिए, बॉस इज़ ऑलवेज राइट। जो अपने कप्तान होता है वो जैसा काम करा है वैसा काम करना चाहिए, और कप्तान भी जानता है कि जहाँ पर एग्रेसिवनेस की आवश्यकता है वहाँ मुझे भेजेंगे। जहाँ मतलब सीधा 2020 का मैच है, यदि आपको बॉल कम है और रन ज़्यादा बनाना है तो ऐसे बल्लेबाज को भेजो हिरेन पंड्या तरीके। तो हमारी भूमिका ऐसे हिरेन पंड्या जैसे बल्लेबाज की कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ कहीं पे भी उतार दो, तो हम पहले नंबर से लेके आखिरी नंबर तक कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे भी आत्मविश्वास है और पार्टी को भी विश्वास है कि इसको जहाँ भेजेंगे वहाँ रन तो बना ही देगा कम से कम। अभी T28 का मैच चल रहा है मध्य प्रदेश में, और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो फिनिशर के रूप में मैदान में आए हैं। आखिरी के 5 ओवर बचे, 50 रन बनाना है। तो दिग्विजय सिंह जी फिनिश ना कर दें, इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई है? नहीं, वो फिनिश करेंगे। किसको? कांग्रेस को फिनिश करेंगे, उनको श्रेय है ये। क्योंकि जब तक दिग्विजय सिंह जी हैं, जब तक कांग्रेस नहीं बढ़ सकती इस प्रदेश के अंदर, ये मेरी भविष्यवाणी है। और बची कुची कसर कमलनाथ जी ने पूरी कर दी, क्योंकि इस चुनाव प्रचार में जो मुख्य मुद्दा है
वह है महिलाओं के सम्मान का। और एक तरफ हम जब शिवराज जी को देखते हैं तो वो बेटियों के पैर पूछते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से विवाह करते हैं, तमाम बेटियों के मामा जी हैं, और वो कहते हैं कि बेटियां दुर्गा है, गायत्री है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, और इधर कमलनाथ जी कहते हैं आइटम है। तो इस प्रदेश में इन दो बातों के बीच में लोग तुलना कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश का नेतृत्व तो कौन व्यक्ति करे। टिकाऊ बिकाऊ पे तुलना नहीं करेंगे, कौन टिकाऊ है कौन बिकाऊ है। क्या आपके प्रमाण पास है? तो बिकाऊ है सब। क्या प्रमाण है इसका? ऐसे कैसे कह दो कोई बिकाऊ है? मैं तो माना नहीं का लगाऊं, लगा दूं कोई ऐसा बोल दे तो। ऐसे कैसे बिकाऊ कह सकते हो? आपके पास क्या प्रमाण है? क्या और प्रमाण जी, सब समझते हैं कि कोई ऐसे थोड़ी आता पार्टी में छोड़ के। दिग्विजय सिंह के भाई हमारे यहाँ आए, क्या बिकाऊ थे वो? लक्ष्मण सिंह जी हमारे साथ सांसद रहे, बिकाऊ थे वो? इस प्रकार की भाषा बोलना किसी दूसरों के लिए, फिर आपके ऊपर भी उठेगी उंगली। इस प्रकार टिकाऊ बिकाऊ नहीं, आत्मसम्मान की बात है। अब आपने विषय निकाला तो मैं बताता हूँ। वो कहते हैं गद्दार है। गद्दार कौन है? इस प्रदेश की जनता को किसने धोखे में रखा? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी ने बैठकर वचन पत्र बनाया, किसानों का 2 लाख कर्ज माफ़ करेंगे। कर्ज माफ़ हुआ क्या? बेरोजगार नौजवानों के खाते में 4,000 रुपये डाल देंगे, 4 नए पैसे पहुँचे क्या? दूध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर बोनस देंगे, 5 पैसे भी पहुँचे क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो छोटा छोटा लोन लेती हैं, हम उनका कर्ज माफ़ कर देंगे। कर्ज माफ़ हुआ क्या? अब तो प्रोफेसर हैं, आप खुद कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके अतिथि शिक्षक, आपके अतिथि प्रोफेसर, सबको कहा था रेगुलर कर देंगे, एक आध को किया। सिंधिया जी उसी वजह से सड़क पर आए। फिर तो गद्दारी किसने की? गद्दारी कमलनाथ जी ने की, गद्दारी ने दिग्विजय सिंह जी ने की, सिंधिया जी ने खुददारी की। वो खुददारी के साथ आए, वो राजघराने के व्यक्ति। आपकी तो बनती नहीं सिंधिया जी से, आप इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? देखिए, बनना नहीं बनना एक अलग बात है। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता। मैं सिंधिया जी से क्रिकेट में हमारा विवाद हुआ, उसके पहले हमारी बड़ी अच्छी मित्रता थी। क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर उनके पिताजी की प्रतिमा लगाने में बड़ा योगदान दिया है। मैं तो वैसे भी योगदान नहीं, आप उनको कभी अकेले में पूछिए, उनके क्षेत्र के विकास में मैंने कितनी मदद की। जब मैं PWD मिनिस्टर था, जब मैं पावर मिनिस्टर था, कभी पूछिएगा। तो वो बात नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं रखता, किसी से भी। मेरे कांग्रेस के सब लोगों से बहुत अच्छे संबंध है, कमलनाथ जी से भी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध है, दिग्विजय सिंह जी से बहुत अच्छे संबंध है, सुरेश पचौरी जी से बिल्कुल भाई जैसे संबंध है, सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मैं कभी भी राजनीति में दुश्मनी नहीं पालता हूँ। पर जब वैचारिक मतभेद वाली बात आती है तो वहाँ तो बात बोलना पड़ेगी आपको। तो इसलिए अब तो आप उन्हें चुन्नू मुन्नू कहते हैं। प्यार का नाम है, प्यार से बोलते हैं हम तो। उन दिग्विजय सिंह जी के घर में भी चुन्नू मुन्नू ही बोलते थे उनको। हाँ, पर ये कमलनाथ जी का नाम आपने कब से मुन्नू रख दिया? अब ऐसा है कि हमारे यहाँ, मैंने रंगा बिल्ला तो नहीं बोला, चुन्नू मुन्नू बोला ना। रंगा बिल्ला बोलते तो आप आरोप लगाते, करे यार आपने ऐसा नाम रख दिया। चुन्नू मुन्नू प्यार का नाम। आप कभी कपटनाथ कहने लगते हो, कभी कोई कमरनाथ कहने लगता है, तो कितने नाम उनके रखेंगे? भाई, जो जिसको जैसा दिखता है वैसा बोलता है। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ कपट किया है तो कपटनाथ बोलते हैं। किसी ने किसी महिला अभिनेत्री, मेरे को तो नाम भी नहीं मालूम, किसी ने फोटो दिखाया, जैकलिन, उसके कमर में हाथ डालते हुए फोटो देखा तो लोग कमलनाथ बोलते हैं, कमरनाथ बोलते हैं। तो अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चुनाव कमरनाथ और शिवराज जी, जो कि दुर्गा, लक्ष्मी, सावित्री, गायत्री कहते हैं बेटियों को, उनके बीच में महिलाएं 10 बार सोचे कि वोट डालने के पीछे कि इस प्रदेश का नेतृत्व कौन करे, बेटियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति करे या बेटियों को आइटम बोलने वाला व्यक्ति करे। पर आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के स्टार प्रचारक है, उन्होंने कहा कि 3 मामा हुए, मारीच, कंस और शकुनी, और इन तीनों मामाओं के कमीनेपन का जो निचोड़ है वो आपके मामा में, शिवराज जी में। देखिए, प्रमोद कृष्णन जी साधु वेश में रहते हैं। यदि वो साधु वेश में रह के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनकी साधुता पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप कैसे साधु हैं। ऐसा लगता है कि वो ढोंग की साधु है, साधु के रूप में कोई मारीच आ गया,
ऐसा लगता है उनके व्यवहार से, उनके आचरण हाँ, से, उनके बोलचाल से। उनका एक ऑडियो वीडियो भी रिलीज हुआ था जिसमें उनका टिकट कटने पर वो माता बहनों की शब्दावली से अलंकृत कर रहे थे अपनी पार्टी के फिर नेताओं अपनी को। पार्टी के लोगों को। इसलिए ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, इनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना और इनकी बात पर कोई विश्वास भी नहीं करता है। नहीं, आप साधु और शैतान का मुद्दा बड़ा उठाते हैं, सावेर में भी चल रहा है। अब मैंने आपके प्रवक्ता को बुलाया था उमेश शर्मा को, वो स्पष्ट ही नहीं कर पाए कौन साधु कौन शैतान। आप कर दें। देखिए, नजरिए का अंतर है। मेरा ऐसा कहना है कि कोई व्यक्ति साधु जैसा दिखता है और कोई साधु होता है। जो व्यक्ति साधु जैसा दिखता है उसका आचरण साधु जैसा नहीं है, जैसा कि आपने प्रमोद कृष्णन जी के बारे में बोला। और कोई व्यक्ति साधु नहीं होता है, साधु जैसा नहीं दिखता, पर उसका आचरण साधुता जैसा होता है। जैसे तुलसीराम सिलावट कांग्रेस का नेता है, हमारा बहुत पुराना मित्र है, बहुत नहीं, आप तो सात्विक, भाजपा के नेता हो गए। वो बहुत सात्विक है। मैं कह रहा हूँ पुराना कांग्रेस के नेता हैं, वो बहुत सात्विक है। मैं हमेशा जनता के बीच में जाके कहता हूँ कि मैं पहले से कहता तुलसीराम जी तुम इतने अच्छे आदमी हो यार, गलत पार्टी में हो, अब तुम सही पार्टी में आ गए। अब मैं बोलता हूँ उनसे, तो वो शुरू से ही उनका आचरण बहुत सात्विक रहा, बहुत पवित्र रहा। आपको तो मालूम है, उनकी माँ, मैं रामद्वारा जाता था तो उनकी माँ वहाँ सब्जी बेचती थी, वो खुद भी सब्जी बेचते थे वहाँ पर। तो लोग कहते थे तुलसीराम सिलावट है ना, अपने आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रेसिडेंट, उनकी माँ है ये। तो वो वहाँ से निकल कर आज इस स्थान पर पहुँचना सात्विकता के साथ, तो लगता है कि साधुता तुलसीराम जी में है। तो ये साधुता को आप मुद्दा बना रहे हैं चुनाव में, और बाकी 28 सीट पर आप किस चीज को मुद्दा बनाएंगे? क्योंकि 28 सीट में मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी खासतौर पे 7 सीटों में आपको दी है। तो ये 7 सीटें जो है मालवा निमाड़ की, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूनी गेम भी प्लान ये बनाया है कि चंबल वंबल में जो हो रहा है होने दो, ये 7 सीट जीत लो, 9 सीट कुल चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो सिंधिया का दबाव भी कम हो जाएगा और अपनी सरकार भी बनी रहेगी। कुछ इस तरह का गेम प्लान है बीजेपी का? ऐसा कुछ भी नहीं। हम पूरा 28 सीटों को हमने टारगेट किया एकदम, और हम 28 के 28 सीट जीत जाएं तो हमें आश्चर्य नहीं होगा, इसलिए कि कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे देश का नेतृत्व हो, चाहे राहुल जी का नेतृत्व हो, चाहे कमलनाथ जी का नेतृत्व हो। इनसे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही दुखी है। और वैसे कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, परसों मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुलवामा की घटना हुई, सारा देश गमगीन था, लोग सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। उस वक्त राहुल गांधी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे कि क्या ये षड्यंत्र है क्या? उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि इतने सैनिकों का बलिदान हो गया। अब पाकिस्तान की संसद में वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने पुलवामा को अंजाम दिया था। फवाद चौधरी ने कहा, मंत्री हैं वहाँ के, मंत्री हैं। अब क्या राहुल गांधी देश से माफ़ी मांगेंगे कि उनके बयान के कारण भारत के प्रति विश्व के अंदर एक शंका का बीज बोया उन्होंने? कैलाश जी, कराची फेस्टिवल में शशि थरूर ने कहा कि जो है वो पाकिस्तान की कोविड से निपटने की नीति ठीक थी। चिदम्बरम कह रहे हैं कि 370 हटाना चाहिए क्योंकि उससे मैसेज पाकिस्तान को गलत गया। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर कह चुके हैं कि आप तो मोदी को हटा दो, बाकी सब हम देख लेंगे। तो मुझे आप क्या पाकिस्तान और कांग्रेस का कोई कनेक्शन आपको दिखता है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की राजनीति कुर्सी के आसपास रहती है, देश हित उनके लिए सर्वोपरि नहीं है। कभी उन्होंने देश के लिए नहीं सोचा, वो सिर्फ कुर्सी के लिए सोचते रहे, और कुर्सी के लिए सोचते रहे इसीलिए पाकिस्तान परस्त बातें करते रहे जिससे हिंदुस्तान के मुसलमान खुश रहे। ये उनका सोच है। हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान की परस्ती बातों से हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों खुश होगा? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को पसंद करता है? आपने पहला प्रश्न पूछा था, भोपाल के अंदर फ्रांस के लिए क्यों एकत्रित हुए? जब सारी दुनिया जानती है कि फ्रांस हमारा मित्र देश है, यदि भोपाल के मुसलमान फ्रांस के खिलाफ वहाँ पर एकत्रित होंगे तो क्या देश के प्रति उनकी वफादारी है? ये प्रश्न खड़ा करता है। और इसलिए मैंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों को यह सिद्ध करना पड़ता है बार बार कि हम भारतीय हैं, क्योंकि जब भी कोई भारत विरोधी गतिविधि होती है मुसलमान खुल के विरोध नहीं करता, उसका कोई मुसलमान करता है तो कहना चाहिए कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं कहते देश के मुसलमान हम आतंकवाद के विरोधी? फरीदाबाद का विरोध भी किसी मुसलमान ने नहीं किया। नहीं किया। ये करना चाहिए भाई।
यदि देश का मुसलमान राष्ट्रवाद के प्रति चिंता नहीं करेगा, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का विरोध नहीं करेगा, तो शंका के कटघरे में खड़ा होगा। लेकिन भोपाल का मुसलमान तो कह रहा है कि वो फ्रांस का कोई सामान नहीं खरीदेगा, फ्रांस के परफ्यूम नहीं खरीदेंगे, फ्रांस का जो फैशन स्टोरेज चलते हैं, फैशन डिज़ाइन चलती है, फ्रांस के बहुत सारे ब्रांडेड हैं जो शर्ट्स बनाते हैं, ट्राउजर्स बनाते हैं, महिलाओं के कपड़े बनाते हैं, लिपस्टिक्स और उनकी कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, हम वो लोग नहीं खरीदेंगे। फ्रांस का सामान अब भोपाल के भारत के मुसलमान नहीं खरीदने वाले। यही तो अलगाववाद है। यही बात है कि मुस्लिम नेता अपने समाज को मिसगाइड करते हैं। और इस बात को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि राज्य सरकार को चाहिए कि ये जन सैलाब कैसे एकत्रित हुआ, इसको एकत्रित किसने किया, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। क्या फ्रांस ने हमको राफेल दिया, इसकी पीड़ा भारतीय मुसलमानों को है? मुझे लगता है फ्रांस जिस तरीके से दमखम के साथ भारत के साथ खड़ा है, राफेल दिया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आवश्यकता पड़ी और कहीं युद्ध होता है तो फ्रांस की सेना भी भारत के साथ खड़ी रहेगी। ये अगर इसकी रिएक्शन है देश के अंदर तो हमें चिंता करना पड़ेगी। मशहूर शायर है मुनव्वर राना, माँ पर बहुत भावुक शायरी लिखते हैं, इंदौर भी कई बार आए हैं, आप भी जानते हैं उनको। उन्होंने कहा कि फ्रांस में जो मुसलमान कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, उनको करना चाहिए था, मैं भी होता तो यही करता। मैंने भी वो वीडियो देखा। मैं मुनव्वर राना का बहुत प्रशंसक हूँ और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, पर मुझे वो वीडियो देखने के बाद दुख हुआ। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ये जो मालवा निमाड़ का जो आपको जिम्मेदारी दी गई है और जिसकी वजह से आपको बंगाल छोड़कर यहाँ कुछ दिनों के लिए कैंप करना पड़ा, आप सारी सीटों पर गए। मैं इस कैमरे के सामने जो आपके चुनावी दावे होते हैं कि हम 28 के 28 सीटें जीत रहे हैं, ये मेरे गले उतरते नहीं है। मैं बहुत व्यवहारिक और सीधी और बात आपसे करना चाहता हूँ कि 7 सीटों पर जैसे मानधाता को कमज़ोर माना जा रहा है, नेपानगर को कमज़ोर माना जा रहा है, हाटपिपलिया को कमज़ोर माना जा रहा है, सुवासरा को कमज़ोर माना, यह आपने क्या रणनीति बनाई है कि आप फाइट में आ गए हैं? ये 4 सीटें। आप मुझे थोड़ा अनुभवी तो मानते हैं राजनीति का? काफ़ी अनुभवी मानता हूँ। मैं दावे से कह रहा हूँ, कल मैं मानदाता हूँ क्या कल मेरी आखिरी सभा बूंदी में थी, 9:45 बजे ख़त्म हुई। मैं दावे से कह रहा हूँ मानदाता हम जीतेंगे। मैं दावे से कह रहा हूँ नेपानगर हम जीतेंगे। हम सुवासरा जीत गए हैं, लीड कितनी बढ़ाना वो, हम हाटपिपलिया जीत गए हैं, लीड कितनी हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब सीटें हम जीत गए बिल्कुल। और ऐसा है कि इस 40 साल के मेरे राजनीतिक जीवन के अंदर मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत लोगों को मोबिलाइज किया। इंदौर में सबका काम पड़ता है देखिए, और इंदौर में किसी का भी काम पड़े, चाहे वो मंदसौर से आता है, चाहे वो खरगोन से आता है, और चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। मैं एक बात और बता दूँ आपको, कांग्रेस के लोग भी मेरे पास आते हैं काम करने, और कोई संकट में है तो मैं उनकी भी मदद करता हूँ। हॉस्पिटल में भर्ती है मेरे रिश्तेदार, ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड दो, पैसे की ज़रूरत हो तो पैसे की व्यवस्था करता हूँ। तो इंदौर में यहाँ बैठने का मुझे ये लाभ है कि कोई से भी दल का कार्यकर्ता हो, यदि किसी काम के लिए आता है तो मेरा ऑफिस इतना प्रॉम्प्ट है कि मेरे यहाँ फ़ोन होता है तो वो बराबर फॉलोअप करते हैं। और इसलिए व्यक्तिगत संबंध मेरे सब दलों से हैं, सब लोगों से हैं, सब प्रकार के कार्यकर्ताओं से हैं। चुनाव में यदि मैं चला जाता हूँ तो उन सब का उपयोग कर लेता हूँ। और इसलिए कल भी मैं मानदाता गया तो सुबह से शाम तक कल एक ही विधानसभा मैंने दिया। ओंकारेश्वर से चला मैं आखिरी मंदिर तक गया। मैंने कार्यकर्ताओं की सूची बना ली थी कि कौन कौन कार्यकर्ता है, कौन सुस्त काम कर रहा है, कौन तेज काम कर रहा है, उन सब में एकदम, और कौन घर बैठा हुआ है, सबको काम में लगा दिया। सब काम कर रहे हैं और कांग्रेस के भी हमारे मित्र काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर भाजपा का कार्यकर्ता आपसे सवाल नहीं करता कि भैया अपन ने 15 साल 20 साल इनका विरोध किया है, इनने अपने ऊपर मुकदमे लगवाए, झूठी शिकायतें करी, बहुत परेशान किया, और आप इसका ही झंडा उठवाने के लिए मुझे बोल रहे हो? करता तो होगा व्यक्तिगत तौर पे। देखिए मैं एक बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिशन के लिए काम करता है। हमारा मिशन बहुत साफ पर ये दर्द तो बताता होगा कभी बताता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ इससे कि मैं नेपानगर में असंतुष्ट कार्यकर्ताओं की बैठक ली मैंने। मंजू दादू को कैसे समझाया आपने नेपानगर में? वो बहुत दुखी है बेचारी। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हो, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। परसों नाचना शुरू किया उसने हाथ पकड़ के, उसके पहले तो वो नचा रही थी।
नहीं नहीं, मैं तो परसों से मैं देख रहा हूँ उसको, बहुत अच्छा काम कर रही है वो। परसों से ही देख रहे हो ना आप, यही तो मैं कह रहा हूँ कि परसों वो जो है तक देखिए मैं परसों गया था वहाँ पर, मैंने बताया आपको कि मैं सब असंतुष्ट कार्यकर्ताओं के साथ बैठा भी, और उनकी नाराज़गी बहुत साफ थी, बहुत वाजिब नाराज़गी। मतलब आप यदि किसी कार्यकर्ता का कंट्रोल की दुकान है, आप उसमें ताले लगवा दो, किसी का रेत का ठेका आप बंद करवा दो, फिर उससे बोलो तुम काम करो, तो कैसे करेगा काम? तो ये सब परिस्थितियाँ बनी हैं, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर उन कार्यकर्ताओं को विश्वास दिला के चिंता मत करो, जो हो गया माफ़ी सबसे बड़ा साहस का काम है। सबसे बड़ा साहस का काम है लोगों को माफ़ करना। इनके माफ़ करो यार और काम करो, तुम साहसी कार्यकर्ता हो भारतीय जनता पार्टी के, तो काम में लग गए लोग, काम कर कैलाश जी, जब से आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं मैं बहुत गौर से आपके चेहरे को देख रहा हूँ। ना तो आप मुझे रावण जैसे दिखाई दे रहे हो, ना आपकी नाक मुझे पकोड़े या आलू बड़े जैसी दिखाई दे रही है। मतलब इनफैक्ट मुझे कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। मगर आपके पुराने मित्र हैं सज्जन वर्मा, वो कहते हैं कि आपका चेहरा रावण जैसा हो गया है, आपकी नाक जो है पकोड़े जैसी दिखाई दे रही है। क्या चक्कर है ये? मैं बचपन से, आपने मालूम हमारी किराने की दुकान है जी, काकी जी की दुकान यही कहलाती थी नंदनगर में। बचपन से पहले 5:30 बजे खोलते थे, क्योंकि मील मजदूर जाता था तो सबसे पहले चाय की पत्ती, गुड़, पहले शक्कर तो जी लेते नहीं थे लोग, तो गुड़, चाय की पत्ती, दूध सब हम सुबह 5:30 बजे से दुकान खोल लेता था मैं। मेरे पिताजी ने एक बोर्ड फ्रेम करके लगा रखा था सामने, 3 बातें किसी का इंतज़ार नहीं करती, समय, मौत और ग्राहक। 3 पर हमेशा दया करो, बूढ़े, बच्चे और पागल, इन पर हमेशा दया करो। दया के पात्र होते हैं ये ऐसे लोग, इसलिए इनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कि सज्जन भाई बूढ़े तो लगते नहीं है, तो क्या मानते हो आप? पूरे बच्चा है या आप शब्दों में मत जाइए, भावना पे जाइए। नहीं, पर वो आपके खिलाफ ऐसा लगातार क्यों बोलते हैं? ये उनसे पूछिए। आप कॉलेज के जमाने के दोस्त हैं, ये उनसे पूछिए। आप साथ साथ पार्षद बने, साथ साथ विधायक बने। देखिए क्या होता है प्रतीक भाई, आप जो बोल रहे हो ना, आप इतना तीखा बोलते हैं, आप इतने अच्छे अलंकृत शब्दों से बोलते हैं, इससे आपकी पृष्ठभूमि और आपके परिवार की पृष्ठभूमि पता लगती है कि हो सकता है आपके घर में कोई साहित्यकार हो सकता है आपके यहाँ साहित्य के रुचि रखने वाले लोग हैं, आपकी जीन्स में वो साहित्य है। मैं जैसा भी दिखता हूँ, मेरे पिताजी के, माताजी के संस्कार हैं मुझ में। चाहे मैं धार्मिक पूजा करता हूँ तो ये मेरे पिताजी से मिला, मुझे मेरी माताजी से मिला। तो आपको आपके पुरखों से क्या मिला, तो आपके संस्कार से पता लगता है। मुझे लगता है कि शायद बेचारों को वो मिल नहीं पाया जो मिलना चाहिए संस्कार, इसलिए वो इस प्रकार के संस्कारहीन शब्दों का प्रयोग करना, आचरण करना। उनके नेता आइटम बोलते हैं, वो इस प्रकार के शब्द बोलते हैं, तो ये उनके संस्कार है। नहीं मिले उनको बेचारों को तो अपन क्या कर सकते हैं। विवेक तनखा जी मेरे साथ थे, बहुत विद्वान आदमी है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है वो भाजपा कांग्रेस का चुनाव ही नहीं, जनता वर्सेस भाजपा है। कमलनाथ को हर सीट पर जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है, वो इस बार जो है 28 सीटों पर एक लहर, एक हवा चल रही है एंटी बीजेपी। ये बोलना उनकी मजबूरी है। देखिए वो बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत अच्छे लायर हैं, बड़े प्रिंसिपल वाले नेता है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, विवेक तनखा जी का। वो कितने परेशान थे कांग्रेस की सरकार के वक्त, तो वही मुझे मालूम है, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत मेरी मित्रता है उनसे, बता गए, मेरी मित्रता है उनसे, तो वो मुझे बताते, कैमरे के सामने बता गए। पता नहीं मुझे, मैंने उनका इंटरव्यू देखा नहीं, पर वो जो भी चल रहा था उससे कई चीज़ों से वो दुखी थे, वो बहुत असहमत थे। मतलब 1-2 विषय में तो मेरी व्यक्तिगत उनसे बात हुई थी, पर अब ठीक है, जो उन्होंने बोला तो बोलना उनकी मजबूरी है, पर वास्तविकता क्या है वो भी जानते हैं। और इसलिए उनका कहना और मेरे कहने में अंतर है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार वकील हैं, ज़्यादा समय उनका ऑफिस में, सुप्रीम कोर्ट में पढ़ने लिखने में जाता है, हम लोगों का फील्ड में जाता है। मैं कल जो सुबह 9 बजे से निकला तो कार्यकर्ताओं के साथ कल कम से कम मैंने 5000 लोगों से हाथ मिलाए होंगे, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। तो अब हम सीधे जनता से मिलते हैं, रात को मैं 2 बजे घर आया, पिछले 8 दिन से रोज़ 2 बजे घर आ रहा हूँ मैं, रोज़ कम से कम 2-2, 2.5-3-3 हज़ार लोगों से मैं मिलकर आया।
मैं पल्स मुझे समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल सही कहा कि ये चुनाव जनता वर्सेस कमलनाथ जी का है। लोग कमलनाथ जी को पसंद नहीं करते, लोग कमलनाथ जी के 15 महीने के शासन को पसंद नहीं करते, लोग शिवराज जी को बहुत पसंद करते हैं। और प्रतीक भाई, मैं आज दावे से कह रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल से ज़्यादा लोकप्रिय शिवराज जी अभी हैं। ऐसा क्या कर दिया? इसलिए कि लोगों को तुलना करने का समय मिल गया ना कि 15 महीने में कमलनाथ जी थे तो वो चैम्बर से बाहर ही निकलते थे, विधायकों से नहीं मिलते थे, ओला पड़ा, सूखा पड़ा, कभी किसी किसान की सुध नहीं ली। मामा जी 1 मिनट के अंदर खेत पे सीधे उड़न खटोला खेत पे, तो मैं हूँ मामा। इसीलिए तो वो कहते हैं कि शाहरुख खान सलमान खान को पीछे छोड़ दिया शिवराज ने, इतनी बड़ी नौटंकी है, ये तो कमलनाथ कहते हैं। नौटंकी नहीं है, उन किसानों की समस्या का निराकरण भी किया। देखिए, इस प्रदेश के किसान शिवराज जी को और भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं भूल सकते, इसलिए कि 0% ब्याज किया 18% से। इस प्रदेश के किसान शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं भूल सकते, इसलिए कि उनके उत्पादन का सही मूल्य मिला। सर, किसान तो बिकाऊ है, 2 लाख का उन्होंने लॉलीपॉप दिया था, पूरा किसान कांग्रेस में चला गया था पिछले 2018 पूरा नहीं 2-4-5%। किसान देखिए, महालालची है सर। नहीं, मैं नहीं मानता। किसान बहुत जिम्मेदार है इस प्रदेश का, और उस वक्त भी 5-7% युवा और 5-7% किसान गए, उससे समीकरण बिगड़ गया। सिर्फ 5-7%। यदि आप वोट का संख्या देखें वो तो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा आपको मिले, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिलेगा, प्रतिशत आपका ज्यादा। तो पॉपुलर गवर्नमेंट, तो पॉपुलर वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, पर सीटों की संख्या कांग्रेस की ज्यादा आ गई। इसलिए पॉपुलरिटी में तब भी भारतीय जनता पार्टी आगे थी और अब और ज्यादा आगे। लोगों को तुलना करने का मौका मिल गया। कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया और शिवराज जी सब करते थे। अरे, मुख्यमंत्री कन्यादान राशि का पैसा तक लोगों को नहीं मिला, जो सरकार इतनी संवेदनशील को 51 कर दिया था, बस पेपर पे किया। जैसे पेपर पे कर्जा माफ किया, वैसे 31 से 51 कर दिया। पर 1 साल बाद भी यहाँ पर जो जिन समाजों ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से अपनी बेटी की शादी की है, वे बेटियां माँ बन गई, पर मुख्यमंत्री कन्यादान का पैसा कमलनाथ जी ने पहुंचाया ही नहीं। अब शिवराज जी तो वो पच भी पहुंचाते थे, गुड़ और हरीला भी पहुंचा देते, सब करते थे। वो तो एक परिवार की मुखिया की तरह उन्होंने सरकार चलाई, उन्होंने शासन नहीं किया। कैलाश जी, आप इतने बड़े नेता हैं, दिल्ली में आपका संपर्क है, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। आफ्टर चुनाव के बाद क्या पॉलिटिकल समीकरण बदलेंगे, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। क्या सिंधिया जी की क्या स्थिति रहेगी? मान लीजिए कि चंबल में अगर आपको 16 में से 10 सीटें आती हैं, तो सिंधिया जी की क्या स्थिति रहेगी, शिवराज जी की क्या स्थिति रहेगी? ये क्या समीकरण बनने वाले हैं? क्या मध्य प्रदेश में कोई परिवर्तन होगा? क्या सिंधिया जी केंद्र में और मजबूत होंगे, मंत्री बनेंगे, या कमजोर होंगे? क्या आप देख रहे हैं? आपका भविष्य क्या कह रहा है इस बारे में? देखिए, मैं तो बहुत साफ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सीटें पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शिवराज जी लगातार पहले जैसे 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आने वाले 15 साल तक फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। शिवराज जी जब तक चाहेंगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जब उनकी केंद्र में जाने की इच्छा होगी केंद्र में चले जाएंगे, जब तक चाहेंगे। हाँ, बिल्कुल बनेंगे जब तक, क्योंकि शिवराज जी आज की तारीख में मध्य प्रदेश का पर्यायवाची हो गए भारतीय जनता पार्टी के। आपकी पार्टी में उनका कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं। पहले कहते थे कि कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल, उमा भारती, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सब उनको चुनौती देते हैं। चुनौती नहीं है। देखिए, हम सब लोग एक समान उम्र के लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के बिना पार्टी नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी। यदि वो व्यक्ति केंद्र में जाता तो कोई दूसरा व्यक्ति बैठ सकता है, वहाँ पर सक्षम बहुत सारे लोग हैं। तो कोई, ये बात सही है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रशासन चलाया, बहुत अच्छा उनका कार्यकाल रहा। 15 महीने में कमलनाथ जी के कार्यकाल से लोगों ने जब तुलना की तो शिवराज जी और विराट व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री हो गए, और विराट व्यक्तित्व वाले मामा जी हो गए। इसलिए ये चुनाव उनके व्यक्तित्व पे लोग तय करेंगे कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने या शिवराज जी मुख्यमंत्री। उम्मीदवार को नहीं देखेंगे। और ये चुनाव में आपका ये दावा है, अगर आप अभी आपने थोड़ा सा सुधार किया, मुझे अच्छा लगा। आप पहले जब शुरुआत इंटरव्यू की थी तब आपने कहा था 28, अब आपने कहा हम अधिकांश सीटें जीतेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार फाइनल फिगर आप बता दें कि कितनी सीट तो आप जीती जाएंगे, इतना आपको विश्वास है? मैं फाइनल बोलता हूँ कि 28 अगर जीत जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।
बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश विजयवर्गीय अपनी बात पर कायम है कि अगर 28 सीटें जीत जाएं तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सेनापति अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए उनका यह बयान है। पर इतना ज़रूर है कि कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह से मेहनत की है मालवा निमाड़ में, उसके बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी खुद को एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पर समझ रही है, महसूस कर रही है। और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी को, शिवराज जी को केवल 9 सीटों की आवश्यकता है अपनी सरकार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, जिसके करीब करीब वो पहुंच चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत साफ तौर पर कहा, भारतीय मुसलमानों को नसीहत दी कि उन्हें देश के मुद्दे और देश की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर वे आतंकवाद की खुलकर खिलाफत नहीं करेंगे तो उनकी स्थिति भी प्रतिकूल होती जाएगी। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार सर।